हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। आज अपन क्वांटम मैकेनिक्स का सेकंड टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसमें कैसे क्या होता है उसको अपन समझते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें, जैसे अपन लास्ट टाइम देखा था प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ये मैंने अगर अपन देखें, जैसे सपोज अपने पास कोई अक्स किरण है। ठीक है, ये आपके पास अक्स किरण है, तो ऑब्वियसली आप ऐसे कह सकते हो कि एक फोटोन ही है। ठीक है, और ये अक्स किरण किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करती है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है जो कि क्या है, रेस्ट पे विराम अवस्था में है। ठीक है, उसके साथ में क्या करेगी, टक्कर करेगी। ठीक है, तो ये अपन कह देंगे कि ये इंसिडेंट फोटोन है। ठीक है, इंसिडेंट फोटोन मतलब हो गया आपतित फोटोन। मान लो इसकी अगर फ्रिक्वेंसी न्यू है, ठीक है, तो इसका जो अपने पास एनर्जी है E1 मान लेते हैं, तो ये एच न्यू इसका क्या हो जाएगा, अपने पास एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके एनर्जी की अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन, अब ये इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है। देखो पहले अपन कुछ बातें सीखते हैं जो अपना अगर अपन बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स है उसमें अपने पास आती है। ठीक है, कि कुछ एक फॉर्मूले होते हैं अपने पास, जैसे अपन ने देखा हुआ है एक तो मास का m इक्वल्स टू एम नॉट 1 - v² अपॉन c² का रूट। ठीक है, मैं बात करता हूं कि अगर मान लो कोई पार्टिकल है जो कि c से गतिशील है, मतलब इफ v इक्वल्स टू अपने पास हो जाए c, मतलब कोई पार्टिकल है जो लाइट के वेग से गतिशील है, जैसे फोटॉन्स हो गए अपने पास, तो फोटोन का जो वेग होता है वो क्या होता है, वो c होता है। ठीक है, तो इस केस में अपने पास m का मान कितना आएगा, m इक्वल्स टू एम नॉट 1 - c² अपॉन c²। ये कैंसिल आउट, यहां से अपन कह देंगे m नॉट 1 - 1 और ये आ गया अपने पास 0। ठीक है, अगर अपन बात करिए एम नोट अपॉन 0, जहां पे आप ये कह सकते हैं ये तो कौन सा मास होता है, ये विराम द्रव्यमान रेस्ट मास होता है अपने पास। ठीक है, और ये अपने पास कौन सा होता है, मूविंग मास मानी गतिशील द्रव्यमान। ठीक है, अब देखो आप एक चीज यहाँ पे अगर अपन सोल्व करें तो m का मान कितना आता है अपने पास, इन्फिनिट आता है। तो ऑब्वियसली एक पार्टिकल का मास इन्फिनिट नहीं हो सकता, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर मान लो ये जो फोटॉन्स है, ठीक है, जो अपने पास आ रहे हैं, जैसे सूरज से जो किरणें आ रही है, कोई भी अपनी लाइट ले लो, जो भी अपने घर पे लाइट होती है वो, उन सब की स्पीड क्या होती है, सी की स्पीड से आते हैं वो। ठीक है, फोटोन से होते हैं उसके अंदर। अब अगर मान लो उसका मास इन्फिनिट हो गया, तो एक पार्टिकल जो जो सी की स्पीड से आ रहा है, अनंत मास का पार्टिकल है, तो उसके सामने अपन खड़े भी नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्या होता है, रॉन्ग होता है, ये काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे अपन क्या कहें, जैसे अपने पास ये रिजल्ट आया एम नॉट अपॉन 0, इस 0 को इसके साथ मर्ज कर दो, तो अपने पास क्या आएगा, एम नॉट एम इंटू 0, ये आएगा 0। ठीक है, मानी आपके पास क्या आ रहा है, रेस्ट मास 0 आ रहा है। तो आप यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि यदि कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड से गति करता है, प्रकाश के वेग से गतिशील है, तो उसका जो विराम द्रव्यमान होता है वो ऑलवेज शून्य होता है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, कि यदि कोई पार्टिकल सी से गतिशील होगा तो उसका विराम द्रव्यमान शून्य होगा। अब नेक्स्ट अपने पास आता है इसका संवेग निकालना। ठीक है, अगर मान लो जैसे फोटोन है, फोटोन न्यूज सी से गतिशील है, तो उसका फोटोन मतलब उसका अपन संवेग कैसे निकालेंगे, तो अपने पास एक रिलेशन आता है E बराबर p² c² प्लस एम नोट स्क्वायर c4, ये अपने पास एक रिलेशन आता है। ठीक है, अब फोटोन के लिए अगर अपन बात करें तो फोटोन का रेस्ट मास तो हो गया 0, तो ये टर्म तो अपने पास क्या आ गई 0, तो E इक्वल टू अपने पास कितना आ गया p इंटू सी, और इस E को मैं h न्यू कह सकता हूँ, तो यहाँ से P का जो अपने पास मान आएगा वो आ जाएगा h न्यू अपॉन सी, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और बात करें अपन कि जो अपने पास टोटल एनर्जी होती है, एक तो होती है वो mc² के बराबर, एक तो ये होता है, और इसका एक और फॉर्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी विराम द्रव्यमान ऊर्जा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट में है, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, 0 हो गया। देखो इसमें जैसे टोटल एनर्जी अपन जनरली काम लेते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मतलब गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। लेकिन अगर अपन यहाँ बात करें, अगर मान लो कोई पार्टिकल सी से गतिशील है, तो उसकी पोजीशन का तो अपन निर्धारण कर ही नहीं पाएंगे, जो इसकी स्थिति है उसको अपन देख ही नहीं पाएंगे, तो वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा वाला कंसेप्ट तो कोई काम ही नहीं आएगा। तो आप एक चीज ध्यान रखा, जब भी अपन आपेक्षिक गति की बात करेंगे, आपेक्षिक का मतलब ये हो गया कि मतलब जिसमें पार्टिकल का वेग लगभग c के बराबर है, जब भी अपन इसकी अपन बात करेंगे तो उसके अंदर कण की जो कुल ऊर्जा है वो अपन कैसे लिखेंगे, उसकी गतिज ऊर्जा प्लस विराम द्रव्यमान ऊर्जा, या फिर आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन आता है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध E बराबर mc², ये अपने पास रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर अपन बात करें, अगर मान लो ये रेस्ट में है तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो गया, 0 हो गया।
गतिज ऊर्जा 0 हो गया, तो इसको अपन क्या कह सकते हैं कि इसकी जो टोटल एनर्जी है अब कितनी हो जाएगी, इसकी खाली विराम द्रव्यमान ऊर्जा हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह दूं कि इसकी जो अपने पास एनर्जी आएगी वो आ जाएगी m नॉट इंटू सी स्क्वायर, ये अपने पास एनर्जी हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे संवेग की अपन बात करें तो इसका जो संवेग होगा P1, ठीक है, वो आ जाएगा एच न्यू अपॉन सी, या कह दो आप E1 अपॉन सी डायरेक्ट अगर अपन कहें। ठीक है, इसका संवेग अभी रेस्ट में है तो संवेग क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पर 0। ये तो बात हो गई टक्कर से पहले की। ठीक है, अब टक्कर के बाद में देखो क्या होता है उसके अगर अपन देखें तो टक्कर के बाद में अगर अपन देखें यहाँ अपन बात करें, ठीक है, टक्कर से ये पहले का हो गया। अब देखो टक्कर के बाद में क्या होगा, ये फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ अंश इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है, इसको दे देता है। तो अपन यहाँ से क्या कह देंगे, अब फोटोन भी गतिशील होगा और इलेक्ट्रॉन भी गतिशील होगा। अब फोटोन ने अपनी ऊर्जा कुछ अंश इलेक्ट्रॉन को दिया तो मतलब फोटोन की ऊर्जा में क्या आएगी, कमी आएगी। तो अपन ये मान लेते हैं कि जो फोटोन है वो तो आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और अब मान लेते हैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, न्यू डैश हो गई, आवर्ती इसकी न्यू डैश हो गई। तो इस हिसाब से जैसे E1 डैश अगर अपन इसकी ऊर्जा की बात करें तो आ जाएगा H न्यू डैश, और इसके अपन क्या बोलते हैं संवेग का अपन बात करें तो वो कितना हो जाएगा E1 डैश अपॉन सी या फिर H न्यू डैश अपॉन सी। ये तो अपने पास आ गया। ठीक है, अपन ये मान के चलते हैं कि ये जो कोण है वो कितने पे गया है, फाई के ऊपर गया है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन भी गतिशील होगा तो मान अपन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस साइड गतिशील है और कितने कोण पे जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन थीटा कोण के ऊपर जा रहा है। ये और मान के चलते हैं कि मान लो इसका जो वेलोसिटी है वो v वेग से गतिशील है। तो इस केस में अपन क्या कह देंगे कि इसकी जो अब ऊर्जा होगी, ठीक है, E2 डैश मान लेते हैं अपन इसको, तो वो हो जाएगी कितनी, अब उसकी काइनेटिक भी होगी और इसकी रेस्ट मास एनर्जी भी होगी। तो इसको अपन डायरेक्ट कह देंगे mc स्क्वायर, जहाँ पे ये m जो होगा ना वो कौन सा मास होगा, वो अपने पास गतिशील द्रव्यमान होगा, मूविंग मास होगा। ठीक है, दूसरी बात संवेग की अपन बात करें तो P2 डैश P इक्वल टू होता है अपने पास mv, तो वही कितना आ जाएगा यहाँ पे m इंटू वी, और सेम ये m कौन सा होगा अपने पास, गतिशील द्रव्यमान ही रहेगा। ठीक है, इस जो अपने पास ये होता है इस इलेक्ट्रॉन को एक और नाम से जानते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन इस फोटोन के कारण आगे आया है, इसको फोटोन के कारण एनर्जी मिली है, तो इसको अपन प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, या इंग्लिश में अगर अपन बात करें तो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है, अब आप एक चीज देखो ये इतना ठीक है, इस फाई को जो ये जो फाई होता है ना इसको अपन बोलते हैं प्रकीर्णन कोण। ठीक है, स्कैटरिंग एंगल बोलते हैं इसको। अब देखो ये आपतित फोटोन, ठीक है, ये फोटोन टक्कर करके चला गया, इस फोटोन के ऊपर बोलेंगे प्रकीर्णित फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन। ठीक है, ये कुछ एक नाम है। अब आप एक चीज देखोगे इसमें एनर्जी कम हुई है इसकी, तो इसका मतलब ये जो आवर्ती है इसका मान क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हो कि इस न्यू डैश का मान न्यू से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, मतलब अगर मैं जनरली बात करूं यहाँ पर तो हियर आप ऐसे कह सकते हो क्यू जो न्यू है वो अपने पास क्या आएगा, ग्रेटर देन न्यू डैश है। अब इसी को अगर अपन तरंग दैर्ध्य के टर्म में लिखें, ठीक है, तो जैसे न्यू इक्वल टू अपने पास कितना होता है सी अपॉन लेमडा, तो यहाँ से लेमडा बराबर कितना आ जाएगा सी अपॉन न्यू। अगर न्यू कम है तो ये लेमडा क्या होगा ज्यादा, तो यहाँ से अपन क्या कह सकते हैं, या फिर जो लेमडा डैश होगा वो लेमडा से क्या आएगा, ज्यादा आ जाएगा। लेमडा डैश प्रकीर्णित फोटोन का तरंग दैर्ध्य है और लेमडा आपतित फोटोन का इंसिडेंट का है। तो अब एक चीज देखो यहाँ पे अपन कुछ समझते हैं। ठीक है, देखो किस तरह से क्या रहेगा इसमें कि कॉम्पटन प्रभाव क्या है और प्रकाश विद्युत प्रभाव में क्या डिफरेंस है। देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो अपने पास था उसमें जब भी कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता था तो वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा, अगर उसमें कंडीशन थी कि एक निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती का होना चाहिए, अपने पास कंडीशन थी उसके अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई फोटोन किसी धातु के पृष्ठ पर आपतित होता था तो उस केस में निश्चित आवर्ती से अधिक आवर्ती वाला, तो उस केस में वो फोटोन इलेक्ट्रॉन के द्वारा पूरा एब्जॉर्ब मतलब पूरा अवशोषित कर लिया जाता था, तो बाहर जो निकलता था वो खाली इलेक्ट्रॉन ही निकलता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी अपन उस पर डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी है और क्या है फोटोन भी है, दोनों अपने पास है। तो एक तो ये मेजर डिफरेंस है इसके अंदर। अब इसमें डेफिनेशन क्या होती है कि जब कोई अक्स किरण किसी रेस्ट इलेक्ट्रॉन विराम इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर करती है, ठीक है, तो अपने पास जो प्रकीर्णित फोटोन होगा या प्रकीर्णित अक्स किरण होगी उसकी तरंग दैर्ध्य आपतित अक्स किरण की तरंग दैर्ध्य से कम पाई जाती है, सॉरी अधिक पाई जाती है। और या फिर आप ऐसे कह दो कि प्रकीर्णित फोटोन की जो आवृत्ति है वो आपतित की आवृत्ति से
कम पाई जाती है। कैसे भी कह सकते हो, तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी और आवृत्ति क्या हो रही है अपने पास, कम हो रही है, और इसी प्रभाव को अपन क्या कहते हैं, कॉम्पटन प्रभाव कहते हैं। अब अपना मेन काम यहाँ पे बेसिकली ये है कि यहाँ से अपन जैसे एक तो एनर्जी में रिलेशन निकालें, यहाँ पे एक वर्ड आता है कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन विस्थापन। कॉम्पटन विस्थापन बेसिकली ये अपन कैलकुलेट करेंगे। आप ऐसे कह सकते हो कि जो अपने पास तरंग दैर्ध्य है उसमें कितना अंतर आया, ठीक है, कितना बढ़ा कितना कम हुआ वो अपन देखें, तो उसी को अपने को कैलकुलेट करना है, ये इसका डेरिवेशन करना है। इस पे ना मतलब आप ऐसे कह सकते हो मोस्टली जितने भी फिजिक्स की एंट्रेंस एग्जाम्स होती है, ठीक है, उसमें इस पे न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है। न्यूमेरिकल पूछ ले, कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले, किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। वैसे आपको बता दूं इसका जो अपने पास रिजल्ट आएगा वो आएगा H/m0c 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, और इसी को अपन समटाइम्स लेमडा सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाई, ये अपने पास बेसिकली रिजल्ट आएगा। इसको अपन फिलहाल डिराइव करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको अपन देखते हैं कि एक चीज, अब जब भी कोई फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर कर रहा है तो ये जो टक्कर हो रही है अपने पास ये एक प्रत्यास्थ टक्कर है, ठीक है। तो प्रत्यास्थ टक्कर है, तो प्रत्यास्थ टक्कर के अंदर अपन क्या कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन है कि ऊर्जा और संवेग दोनों अपने पास क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। ये कौन सी टक्कर है, प्रत्यास्थ, याद रखना। और इसमें ऊर्जा और संवेग दोनों अपने पास क्या रहेंगे, संरक्षित रहेंगे। तो सबसे पहले अपन लगाएंगे इसके अंदर ऊर्जा संरक्षण नियम, देन आफ्टर अपन लगाएंगे संवेग संरक्षण नियम, ठीक है। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि ऊर्जा संरक्षण नियम से ये अपन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण की अगर अपन बात करें तो टोटल एनर्जी पहले की, टोटल एनर्जी बात की, तो एक तो कितनी अपने पास एच न्यू, ठीक है, दूसरी कितनी है एम नॉट सी स्क्वायर, तो पहले की हो गई। बाद की अपन बात करें तो कितना आ जाएगा एच न्यू डेस, और फिर कितना आ जाए अपने पास ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। देखो ऊर्जा होती है ना वो एक अदिश राशि है, तो उसका कोई घटक वगैरह कुछ नहीं होगा, डेट उसके ऊपर जोड़ेंगे। तो यहाँ से देखो पहले अपन देखें तो एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर, ठीक है। यहाँ अपन बात करें तो कितना आ जाएगा एच न्यू डेस प्लस ये अपने पास कितना आ जाएगा एम इंटू सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बेसिकली अगर मान लो मैं इस एम सी स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो अपने पास कितना आ जाएगा, तो देखो एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको न्यू डेस को इधर ले आओ तो एच न्यू माइनस न्यू डेस प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ठीक है। इसी समीकरण का आप वर्क कर दो, ठीक है। तो इसका अगर अपने स्क्वायर करते हैं कितना अपने पास आ जाएगा, जैसे यहाँ आ जाएगा एम स्क्वायर सी फोर, फिर ये एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डेस का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखे कि उपरोक्त समीकरण का वर्क करने पर, तो यहाँ आ जाएगा अपने पास कितना एम स्क्वायर सी फोर, फिर एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डेस का होल स्क्वायर, यहाँ से एम नोट स्क्वायर सी फोर प्लस टू इंटू ये और ये, तो टू एच न्यू माइनस न्यू डेस एम नोट सी स्क्वायर, ठीक है। इसको नंबर लगा दो आप एक, ये अपने पास आ गया क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे संवेग संरक्षण नियम से, ठीक है। तो देखो यहां मैं लगाऊं कि संवेग संरक्षण नियम से, तो मोमेंटम कंजर्वेशन की अगर अपन बात करें तो सिंपल सी बात है, संवेग एक सदिश राशि होती है, तो इसको अपन घटकों में तोड़ सकते हैं। तो इसके अक्ष घटक के लिए अपन नियम अलग से लगाएंगे और वाई घटक के लिए नियम अपन अलग से लगाएंगे। तो मैं बात करूं अक्ष अक्ष के लिए, अक्ष अक्ष के लिए, ठीक है। तो इसके लिए अपन नियम लगाते हैं। तो देखो ये जो है अपने पास ये ऑलरेडी अक्ष एक्सिस में जा रहा है, तो इसका कितना है अपने पास संवेग एच न्यू अपॉन सी, ठीक है। फिर अपन इसकी बात करें ये रेस्ट में है तो कोई संवेग नहीं है, प्लस जीरो। यहाँ नेक्स्ट अपन देखें ये इस साइड जा रहा है तो इसका अक्ष घटक लेंगे, तो ये अक्ष घटक कोस कंपोनेंट आएगा, तो इसका तो जाएगा फाई, तो यहाँ पे आ जाएगा एच न्यू डेस अपॉन सी कोस फाई, एच न्यू डेस अपॉन सी कोस फाई, क्लियर। फिर अपन बात करें इसके अक्ष घटक की, तो इसका थीटा के लिए आ जाएगा, तो कितना है अपने पास संवेग इसका एम वी है, तो एम वी कोस थीटा, तो प्लस एम वी कोस थीटा। यहां से बेसिकली अपने को एम वी कोस थीटा का मान निकालना है। तो देखो अगर इस एम वी कोस थीटा को अपन सोल्व करें, इस एच वाली टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ से एच अपॉन सी कॉमन आ जाएगा, न्यू
माइनस का न्यू डेज कॉस ऑफ फाइव, ये अपने पास आता है। इस सी को भी अपन इस साइड लेके आ जाए तो आ जाएगा एम वी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डेज इंटू में कॉस फाइव। ये आ गया नंबर 2 समीकरण। ठीक है, अब इसी में अपन क्या लगाएंगे, संवेग के लिए ही अपन y दिशा में लगाएं। तो देखो y एक्स के लिए इसकी अपन बात करें, ठीक है। तो देखो y एक्स के लिए अपन देखें तो इसका ये कंपोनेंट आएगा, ये अपने पास आ जाएगा साइन। तो देखो कितना आ जाएगा h न्यू डेज अपॉन सी इंटू में, अच्छा पहले अपन वो लगाएं टक्कर से पहले वाले पार्टिकल्स के लिए लगाएं अपन। तो देखो यहाँ अपन देखें ये पूरा पूरा अक्ष में जा रहा है तो उसका कोई संवेग नहीं है, तो जीरो, प्लस ये भी अपने पास क्या है जीरो, वाई में कोई नहीं है, इसका भी जीरो, इक्वल्स टू अब इसका इस साइड कितना आ गया एच न्यू डेज अपॉन सी, एच न्यू डेज अपॉन सी इंटू में अब कौन सा कंपोनेंट आएगा अपने पास, साइन कंपोनेंट, तो साइन फाइव। इसका कितना आएगा, ये इसका इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो अपन क्या कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा एम वी साइन थीटा, लेकिन ये इसके अपोजिट आ रहा है तो इसको अपन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, तो माइनस का एम वी साइन थीटा। अब यहाँ से सी को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ से एम वी सी साइन थीटा का अपन वैल्यू निकालते हैं, तो एम वी सी साइन थीटा, इसका अगर अपन वैल्यू निकालें तो कितना आ जाएगा अपने पास, एच न्यू डेज साइन फाइव। ये अपने पास इक्वेशन आ गई, इसको नंबर दे देंगे अपन 3। कुछ है ये सारी इक्वेशंस इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, ठीक है, इनको लेके अपन अब सोल्व करेंगे, तो इसको नोट करो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन एक काम करें, यहाँ से मुझे एक cos थीटा sin थीटा हटाना है, तो अपन क्या कर देंगे 2 का और 3 का वर्क करके अपन जोड़ देंगे, ठीक है। समीकरण 2 व 3 का वर्क करके जोड़ने पर ऐड करें इसको अपन, तो देखो इक्वेशन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लेफ्ट साइड में अगर अपन बात करें तो ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास क्या आ जाएगा 1, तो इसको अपन डायरेक्ट लिख दूं तो अपने पास आ जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर। नेक्स्ट अपन देखें, यहाँ देखो इसका स्क्वायर, तो देखो एच स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डेज कॉस ऑफ फाइव का होल स्क्वायर। फिर यहाँ अपन बात करें इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब इसको अपन ओपन करते हैं, तो देखो यहाँ इसको अगर अपन सोल्व करें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसका स्क्वायर ओपन करें तो न्यू स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव माइनस का 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाइव प्लस एच स्क्वायर न्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव, ये अपने पास आता है। अब आप एक चीज देखो, ये एच स्क्वायर और ये टर्म इंटू दिस और एक ये टर्म, यहाँ से अपने पास एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर क्या आएगा कॉमन आएगा, और कॉस स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव अपने पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसको अगर अपन लिखें तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर फर्स्ट टर्म हो गई एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एज इट इज, फिर यह आ जाएगा प्लस एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव अपने पास क्या हो गया 1, फिर माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू न्यू डेस कॉस ऑफ फाइव, ये अपने पास आ गया, इसको नंबर दे देंगे अपन 4, ठीक है। अब देखो इसकी अपन बात करें एम स्क्वायर सी फोर और ये एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों के डायमेंशन सेम है, वीमा सेम है, क्योंकि यहाँ पे वी की पावर 4 आ रही है, मास की पावर 2 आ रही है, यहाँ मास की पावर 2 है, सी की पावर 4 मिले, एक तरह से वी की पावर 4 ही आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी की पावर। तो यहाँ पे v2 c2 तो 4 हो गया अपने पास, तो इसको अपन प्लस माइनस कर सकते हैं। तो अब एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 4 को अपन माइनस करेंगे, ठीक है। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 4, इसको अपन सोल्व करें, ठीक है। तो जो अपने पास लेफ्ट साइड में आएगा कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर अपन देखें तो एम स्क्वायर सी फोर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, ये एक बार इसको स्क्वायर करके एच डी लिख देते अपन, देखो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर फिर एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर, सही है, फिर माइनस का 2 एच स्क्वायर न्यू इंटू न्यू डेस, इसके अपन बात करें तो प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, सही है, फिर ये टर्म ऐसे कैसे ही, तो प्लस का 2h न्यू माइनस का न्यू डेस कोस, इतना ही है, कोस फाइन नहीं है इसमें, एम नोट सी स्क्वायर। अब ये टर्म माइनस करनी है, देखो माइनस का इसको पूरा के पूरा माइनस कर दो इसको,
तो एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर, फिर ये भी एच स्क्वायर न्यू डेस स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2h स्क्वायर न्यू न्यू डेस कॉस ऑफ 5, ये अपने पास आ रहा है। अब यहाँ काटा पीटी करें अपन, देखो एक टर्म तो ये गई, ठीक है, एक टर्म अपने पास ये गई। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, इनकी अपने को जरूरत नहीं है तो इसको मैं हटा देता हूँ। आप इसको देखो, इस इक्वेशन को देखो, सिर्फ इस इक्वेशन को, तो इसको मैं साइड में लेके सोल्व करूँ। जैसे अपने पास है एम स्क्वायर सी फोर और माइनस कितना है एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब एक काम करो, इसमें आप ये एम स्क्वायर सी फोर कॉमन लो, ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और जो अपने पास m होता है वो कितना होता है अपने पास, एम नोट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से ये एम स्क्वायर का मान यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो अपने पास कितना आएगा, एम नोट स्क्वायर सी फोर 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और इंटू में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये इससे कैंसिल आउट, मतलब इस पूरी टर्म की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एम स्क्वायर सी फोर, ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ अपने पास आ जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी फोर बराबर, ठीक है, ये कट गया, ये कट गया, बच गया। देखो जो इसमें अगर अपन बात करें, ये वाली इक्वेशन देखो और ये वाली इक्वेशन देखो, ठीक है। इसमें देखो अगर कुछ कॉमन ले, जैसे इसको एक बार ऐसे रहने देते हैं, बाद में लास्ट में ले लेंगे, तो माइनस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू डेस प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, ठीक है। फिर ये ऐसे कैसे प्लस का 2h न्यू माइनस न्यू डेस, ठीक है, और इनटू में एम नॉट सी स्क्वायर, और ये एक और बच गया प्लस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू डेस कॉस ऑफ 5। तो देखो अब ये टर्म ये कैंसिल आउट हो रही है यहाँ पर। तो अब एक काम करो, इसमें जो भी कट रहा है उससे पहले अगर अपन देखें तो इसका अगर अपन मान निकालते हैं इस टर्म का, तो अपने पास कितना आ जाएगा, बाकी सबको इधर ले आओ, ठीक है। तो 2h न्यू माइनस न्यू डेस और इनटू में एम नॉट सी स्क्वायर बराबर, ठीक है। इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, पहले ये टर्म आएगी तो प्लस की हो जाएगी 2h स्क्वायर न्यू न्यू डेस, इसको लेके आए तो माइनस का 2h स्क्वायर न्यू न्यू डेस कॉस ऑफ 5। जो भी चीज़ कॉमन आ रही है वो कॉमन ले लो, ठीक है। तो 2h न्यू माइनस न्यू डेस एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ पे देखो 2 आ जाएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और न्यू न्यू डेस कॉमन आ जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ 5 ओनली। क्लियर। अब यहाँ पे काटा पीटी करें तो एक तो 2 गया, एक h गया, एक 2 गया और एक h गया, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है तो उसको नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब बात करेंगे तो देखो कितना आ रहा है, न्यू माइनस न्यू डेस एम नॉट सी स्क्वायर बराबर h न्यू न्यू डेस 1 माइनस कॉस ऑफ 5, ठीक है। इस न्यू न्यू डेस से इसको भाग दे दो, तो देखो न्यू माइनस न्यू डेस अपॉन न्यू न्यू डेस एम नॉट सी स्क्वायर, क्या बचेगा h इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 5, ठीक है। अलग अलग करो इसको, तो 1 अपॉन न्यू डेस 1 अपॉन न्यू एम नॉट सी स्क्वायर h 1 माइनस कॉस 5, ये अपने पास आ रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, जैसे अपना जो न्यू होता है, ठीक है, न्यू इक्वस्ट होता है अपने पास सी अपॉन लेमडा, तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, सी अपॉन न्यू, ये अपने पास आता है। और अगर अपन लेमडा डैश की अपन बात करें तो इस पर भी अपने पास क्या आ जाएगा, डैश आ जाएगा। अगर आप एक चीज़ देखो, अगर मैं इस सी स्क्वायर में से एक सी यहाँ पे काम में ले लूँ तो वो लेमडा और लेमडा डैश में कन्वर्ट हो जाएगा अपने पास, ठीक है। तो बेसिकली आप एक सी को मल्टीप्लाई कर दो, तो सी अपॉन न्यू डैश और सी अपॉन न्यू, ठीक है। कितना बच गया, एम नॉट सी, फिर h 1 माइनस कॉस ऑफ 5, ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब देखो ये जो टर्म है आपके पास, ये आपकी बन रही है लेमडा डैश, ये जो बन रही है माइनस का लेमडा, और इसको आप ले जाओ नीचे, तो h अपॉन एम नॉट सी और यहाँ जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 5। बेसिकली यही इक्वेशन अपने को क्या करनी थी, डिराइव करनी थी, ठीक है। यहाँ अगर अपन बात करें तो जो आपके पास कॉम्पटन विस्थापन होता है, कॉम्पटन विस्थापन की अगर अपन बात करें, कॉम्पटन शिफ्ट, ठीक है, इसको अपन डेल्टा लेमडा से रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा डैश माइनस का लेमडा, और इसका मान होता है लेमडा सी 1 माइनस कॉस ऑफ 5, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि वेयर जो आपके पास लेमडा सी होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य,
ठीक है। और इसका अगर अपन मान निकालना चाहें, ठीक है, तो जैसे लेमडा सी कितना आया अपने पास, एच अपॉन एम नॉट सी, तो देखो एच का मान 6.02 ऐसा कुछ होता है इंटू 10 की पावर माइनस 34, यह आ जाएगा 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको जब भी अपन सोल्व करेंगे ना, तो अपने पास जो वैल्यू आएगा लेमडा सी की वो आएगा 0.0242 एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास बेसिकली लेमडा सी का मान आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एक अपन स्पेशल केस देख सकते हैं। केस कैसे कैसे देख सकते हैं कि जैसे अपने पास ये फॉर्मूला आया, ठीक है, इसमें फाई का वैल्यू अगर मैं अलग अलग पुट करता हूँ, जैसे 0, π/2 या फिर 180, तो उसमें कौन से केस में अपने पास जो कॉम्पटन विस्थापन है उसका मान अधिकतम न्यूनतम कितना क्या होगा, इसके अपन अगर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले देखूं केस फर्स्ट, इफ जो अपना फाई है वो 0 आ जाए, 0 डिग्री अपन लेके चले, ठीक है। तो अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, तो अपने पास जो डेल्टा लेमडा आएगा वो आ जाएगा लेमडा सी इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ 0, ठीक है, कॉस ऑफ 0। तो यहाँ से अपन क्या कर देंगे, कॉस 0 अपने पास 1, ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा लेमडा सी 1 माइनस 1 या फिर 0। तो आपकी मतलब लेमडा डेल्टा लेमडा या फिर लेमडा डैश माइनस लेमडा बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब किसी मतलब आपकी जो तरंगदैर्ध्य थी या जो अपने पास अक्ष किरण थी, जैसे आई वैसे की वैसे वो निकल गई, उसमें कोई एब्जॉर्प्शन वगैरह नहीं हुआ, कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह बाहर नहीं निकला, आप ऐसे डायरेक्ट कह सकते हो, ठीक है। एक केस तो अपने पास ये हो गया। केस सेकंड की अगर अपन बात करें कि इफ फाई बराबर मान लो अपने पास 90 आ जाए, π/2 आ जाए, ठीक है, तो इस केस में डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा सी 1 माइनस कॉस ऑफ 90 है, π/2 कॉस 90 अपने पास हो गया 0, तो किसके बराबर आ गया अपने पास, ही लेमडा सी के बराबर आ गया, ठीक है। केस थर्ड अगर अपन ले, उसको ले लो आप 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री, ये फाई बराबर 180 मतलब पाई ले लें अपन, तो इस केस में डेल्टा लेमडा वन कितना जाएगा, लेमडा सी 1 माइनस कॉस ऑफ 180, कॉस 180 कितना होता है अपने पास -1, तो लेमडा सी 1 ये हो जाएगा +1, तो आ जाएगा 2 लेमडा सी। ये जो विस्थापन आ रहा है ना, ये अपना अधिकतम विस्थापन होता है, ठीक है, कि इतना, ये तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो वैल्यू आएगी तो डेल्टा लेमडा की जो मैक्सिमम वैल्यू अपने पास आती है बेसिकली कितनी आ जाएगी अपने पास 2 लेमडा सी के दो, और अगर अपन लेमडा सी का वैल्यू पुट करते हैं तो 0.0242, तो या फिर अपन बात करें तो यह आ जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास क्या जाएगा, अधिकतम विस्थापन आ जाएगा। बहुत सारी एंट्रेंस एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो अपना कॉम्पटन प्रभाव होता है, ठीक है, तो कॉम्पटन प्रभाव के अंदर जो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, अधिकतम विस्थापन होता है, वो कौन से केस में होता है। तो आप एक चीज देखोगे, अपन डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर मान लो, अगर इसको अपन देखें, जस्ट ए मिनट, इसमें शायद एच का वैल्यू 6.62 के करीब होता है, तो उसको देख लियो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप इसमें अगर अपन देखें, ये था अपने पास इस तरह से फोटोन आया, ये इलेक्ट्रॉन, फिर ये फोटोन गया और फिर ये अपने पास क्या गया, इलेक्ट्रॉन, ये अपने पास केस थे। फाई बराबर 0 आ रहा है, ये जो कोण था अपने पास ये फाई था, और ये अपने पास क्या था थीटा, यहाँ पे थीटा का तो कोई रोल ही नहीं है, थीटा का रोल आगे आएगा। फाई बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये फोटोन ऐसे निकल रहा है, मतलब जैसे फोटोन आया वैसे कि वैसे वो फोटोन निकल गया, तो उसने अपनी कोई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं की, वो ऐसे कैसे निकल गया, कोई उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, मतलब आपका कॉम्पटन प्रभावी नहीं हुआ, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट केस में अगर अपन बात करें कि जैसे ये अपना फाई जो है वो कैसे निकल रहा है, वो इधर निकल रहा है, इस तरह से निकल रहा है, ठीक है, तो उस केस में एक ये बीच का स्पेशल केस हो गया। इस केस की अगर अपन बात करते हैं तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, अच्छा इधर इधर क्या, ये फाई ऐसे आया और ऐसे निकल रहा है। थर्ड केस की अगर अपन बात करेंगे ना, तो ये तो आपका इस तरह से आ रहा है फोटोन, और फिर ऐसे जाकर टकराकर वापस इस तरह से आ रहा है, ये मतलब बैकवर्ड स्कैटरिंग हो रही है, इसको अपन कहते हैं पश्च प्रकीर्णन, बैकवर्ड स्कैटरिंग, पश्च प्रकीर्णन। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना, उस फोटोन को जिस डायरेक्शन में आ रहा था ना, उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता है, ठीक है। वैसे ये बहुत कम चांसेस होते हैं इनका होने का, क्योंकि वो जो केस होता है वो फोटोन जो होता है बिल्कुल मिड में टक्कर करना चाहिए, उसके लिए बहुत सारी कंडीशन अप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान रखनी है, डायग्राम के थ्रू अपन ये देख चुके हैं, ठीक है, तो उसको नोट कर लो। ये अपना कॉम्पटन प्रभाव अगर अपन देखें ना, तो इसमें मैंने अपने को एक तो कॉम्पटन जैसे शिफ्ट होता है उसका डेरिवेशन निकालना होता है। अब इसमें अपने पास आता है कि जो इलेक्ट्रॉन है,
जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा क्या होगी उसको अपन देखेंगे, तो उसको नोट करो फिर अपन आगे आते हैं। अब टॉपिक अपने पास इसी का है कि जो अपने पास प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो अपने पास देखो इक्वेशन एक तो 2 नंबर आया था, एक अपने पास इक्वेशन आया था 3 नंबर, दोनों को अगर अपन नोट करें, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 अपने पास कितना था, इक्वेशन 2 की अगर अपन बात करें तो देखो एम वी सी कॉस थीटा, ठीक है, एच न्यू माइनस न्यू डेस कॉस ऑफ फाई, ये अपने पास थी। ठीक है, ये 2 नंबर थी अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 2। फिर अगर अपन बात करें फ्रॉम इक्वेशन 3 की अगर अपन बात करते हैं तो एम वी सी साइन थीटा एच न्यू साइन फाई, एच न्यू डेस साइन फाई, ये अपने पास 3 नंबर थी। सही है, अब आप एक चीज देखो, अगर मैं 3 नंबर में 2 नंबर से भाग दे दूं तो अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ से टेन थीटा का मान आएगा। ठीक है, तो नाउ इक्वेशन 3 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, तो लेफ्ट साइड में अपने पास कितना आएगा, एम वी सी साइन थीटा डिवाइड बाई एम वी सी कॉस थीटा इक्वस टू आ जाएगा एच न्यू डेस साइन फाई डिवाइड बाई एच न्यू माइनस न्यू डेस कॉस फाई। ये एम वी सी कैंसिल आउट, साइन अपॉन कोस अपने पास कितना आ गया 10, तो अपने पास आ गया टेन थीटा बराबर एच, एच से एच भी कैंसिल आउट कर दो, तो न्यू डेस साइन फाई अपॉन न्यू माइनस न्यू डेस कॉस फाई। अब एक काम करो, इस न्यू डेस से भी इसको भाग दो। ठीक है, तो न्यू डेस से अगर इसको अपन भाग देते हैं तो अपने पास आएगा टेन थीटा बराबर साइन फाई अपॉन न्यू डेस माइनस का कोस फाई, ये अपने पास एक इक्वेशन आ रही है। अब बेसिकली अपने को इस न्यू अपॉन न्यू डेस का मान निकालना है, तो इसको अपन देंगे समीकरण नंबर 5 4, एक काम करो 5 जो भी है इसको, ठीक है, एक नाम दे देते हैं अपन। अब अपने पास जो कॉम्पटन विस्थापन वाला सूत्र आया, फॉर्मूला आया, वो क्या था अगर अपन देखें यहाँ पर, अपने पास आता है न्यू माइनस न्यू डेश, उसी में अगर अपन देखें इनटू में एम नॉट सी स्क्वायर, और अपने पास था एच न्यू न्यू डेस 1 माइनस कोस फाई, ये अपने पास इक्वेशन आई थी एक। ठीक है, चेक करना इसमें, क्योंकि जब अपन ने न्यू अपॉन न्यू डेस को अपन ने डिवाइड किया था, फिर एक सी को मल्टीप्लाई किया तो एच अपॉन एम नोट से उधर अपन लेके चला गया था, ये अपने पास एक इक्वेशन आई थी। ठीक है, सेम वही करना है, फिर से अपने को न्यू अपॉन न्यू डेस को भाग देना है, तो देखो न्यू माइनस का न्यू डेस और न्यू डेस से अपन भाग दिया, बाकी सारी टर्म को अपन उधर ले गए, तो एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ से इसको अब भाग दें अपन, तो एक काम करें, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये अपने आ जाएगा 1 अपॉन न्यू डेस माइनस का 1 अपॉन न्यू, फिर एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। अब बेसिकली अपने को न्यू अपॉन न्यू डेस का मान चाहिए, तो इस पूरी इक्वेशन को न्यू से मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो न्यू से अपन मल्टीप्लाई करें तो न्यू अपॉन न्यू डेस, ये न्यू से न्यू कैंसिल आउट, माइनस का 1 एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ठीक है, अब इस 1 को यहाँ ले जाए अपन ठीक है, तो ये आ जाएगा एच न्यू हो रहेगा यहाँ पर। अब इस 1 को इधर ले जाओ, तो इस 1 को अगर अपन इधर लेके जाएं तो न्यू अपॉन न्यू डेस 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस ऑफ फाई। ठीक है, ये अपने पास क्या आ रहा है, न्यू अपॉन न्यू डेस का मान आ रहा है। अब ये न्यू अपॉन न्यू डेस का मान एज इट इज अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें अगर अपन पुट करते हैं तो देखो इसको अपन लिखें तो उपरोक्त मान समीकरण 5 में रखने पर साइन फाई, ये देखो अब 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, और यह आ जाएगा माइनस का कॉस फाई, ये अपने पास आ रहा है। ठीक है, देखो इस 1 माइनस कॉस फाई को इनको साथ ले लें अपन, तो देखो साइन फाई, इसको साथ लो तो 1 माइनस कॉस फाई प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। क्लियर?
अब ये 1 माइनस कोस फाई यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो उसको अपन कॉमन ले लें, तो टेन थीटा बराबर कॉमन लें तो साइन फाई 1 माइनस कोस फाई 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ये बेसिकली अपने पास टेन थीटा का मान आ जाएगा, मतलब डायरेक्शन ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, जो प्रतिशित इलेक्ट्रॉन था उसकी दिशा जाएगी। अब इसमें अपने पास एक लास्ट टॉपिक आता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, इसी में कि जो प्रतिशित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, प्रतिशित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इसकी अपन बात करते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज देखोगे कि पहले फोटोन आया, उसकी एनर्जी अपने पास थी एच न्यू। ठीक है, अब उसने अपनी कितनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी वो अपन देखें तो एच न्यू पहले थी, फिर बाद में कितनी हुई एच न्यू डेस, अब बच गई कितनी, ऑब्वियसली जो बच गई वो अपने पास इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बच गई। ठीक है, तो इसको आया था आप ऐसे कर दो, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन अपन लगाएं, या फिर देखो अथवा लगा के अपन सोल्व करें, तो अपने पास पहले एनर्जी एच न्यू, इलेक्ट्रॉन की थी एम नॉट सी स्क्वायर, फोटोन की एच न्यू डेस, अब जो इलेक्ट्रॉन की थी वो अपने पास थी एम सी स्क्वायर, और इसी एम सी स्क्वायर को मैं क्या कह सकता हूँ, एक तो एम नॉट सी स्क्वायर प्लस ई के, इस तरह से अपन इसको कह सकते हैं, रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो ये एम नॉट सी स्क्वायर से एम नॉट सी स्क्वायर अपने पास कैंसिल आउट, तो फाइनली अपने पास यही बचता है। ठीक है, यहाँ से अपने अगर ई के का मान निकालें तो ई के का मान कितना आ जाएगा अपने पास, एच न्यू माइनस न्यू डेस। ठीक है, अब इसमें न्यू को कॉमन ले लो तो एच न्यू 1 माइनस न्यू डेस अपॉन न्यू। देखो ये अपने पास न्यू अपॉन न्यू डेस है और ये है न्यू अपॉन न्यू डेस, मतलब इसका उल्टा करके इसमें रखना है वैल्यू। तो अगर इसमें अपन वैल्यू पुट करते हैं तो ई के बराबर एक तो एच न्यू ऐसे कैसे, ठीक है, 1 माइनस यह जाएगा 1 अपॉन आ जाएगा सब कुछ, तो 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस ऑफ फाइव, ये अपने पास आया। ठीक है, अब इसकी अपने को जरूरत नहीं है, हटा देते हैं इसको अपन। इसको अगर अपन एलसीएम लेके अब सोल्व करें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ई के बराबर आ जाएगा एच न्यू, एलसीएम ले तो 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कोस फाइव माइनस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस का कोस फाइव, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ जाएगा एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर, ये एच डी जी अपने पास टर्म हो जाएगी। ये बेसिकली अपने पास उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, ये कॉम्पटेंट इफेक्ट यहाँ पे पूरा है, खत्म हो गया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, तो इसको नोट कर लो।